भाषा हमारी है देश का गौरव, सभ्यता से सुकुमारी है हिंदी। कि साखी कबीर रहीम के दोहे से रूप सिंगार संवारी है हिंदी। और पंत प्रसाद की ये है धरोहर, गुप्त की प्यारी दुलारी है हिंदी। और राजती है ये असंख्य दिलों पर, हिंदी की राजकुमारी है हिंदी। जय हिंद दोस्तों, आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए होता क्या है, जब किसी चीज का दिवस मनाया जाता है तो उसका मुख्य कारण ये होता है कि उसका प्रचार प्रसार करना है। जिस किसी चीज का दिवस मनाया जाता है, जैसे आपके लिए उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जैसे अगर कोई कहे पर्यावरण दिवस या पृथ्वी दिवस, जल दिवस, वायु दिवस, जो भी दिवस है उस दिवस का मतलब ये होता है कि उसको प्रचार प्रसार करना और आगे तक बढ़ाना। अब हमारी बात सुनिए, भारत देश में क्या हुआ, एक हमारे यहाँ अंग्रेज आया हुआ था जिसका नाम लॉर्ड मैकॉले था। उसको लगने लगा कि भारत देश में हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी होना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा कि हमको उनसे बात करने के लिए एक बिचौलिया नहीं रखना पड़ेगा। पहले क्या होता ये था कि बीच में कोई बिचौलिया होता था और वो बोल रहा है, जो गांव में से कोई आया है, गरीब व्यक्ति है या फिर बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है लेकिन उसको हिंदी आती है। अब वो कह रहा है कि महाराज मेरी मदद करिए। अब उनको पता नहीं कि आई कैन हेल्प यू क्या बोलना है, मैं आपकी मदद करूँ या आप हमारी मदद करो, तो बीच में एक बिचौलिया रखते थे कि वो बताए कि हाँ भैया ये क्या कह रहा है। इन कुछ समस्याओं को देखते हुए लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि अगर इस देश को बिगाड़ना है, अलग करना है, तो इसमें अपनी भाषा का भी कुछ प्रचलन कर दो। और उसने प्रचलन किया इंग्लिश का। उसने जब इंग्लिश का प्रचलन किया, उन्होंने जब सर्वप्रथम स्कूल खोले इंग्लिश का, जब उन्होंने बड़ा बड़ा प्रचार किया, उसको पढ़ाया, तो लोगों को लगने लगा कि इंग्लिश एक जो सब्जेक्ट है, जो भाषा है, बहुत प्रसिद्ध सब्जेक्ट है और हिंदी को कुछ कम महत्व देने लगे। जैसे कि आज के समय में देख लीजिए, इंग्लिश का वर्चस्व कायम है। जैसे कि आपके गांव में कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा हो और उसको हिंदी पढ़ने के लिए कहा जाए कि भैया, छोटा सा बच्चा कोई हिंदी पढ़ रहा हो, तो लोग कहते अरे यार फलाना लड़का बहुत अच्छा पढ़ता है, वो तो हिंदी बहुत अच्छा बोलता है। वही सब वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों के अंदर दिमाग में भर गया कि अगर इंग्लिश आती है तभी हम जाकर के एकदम इंटेलिजेंट बनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए होता क्या है, मानव का जो मानसिक रोगी हो जाना होता है उसको यही कहते हैं। गांव में क्या है, आज के समय में सबसे जो प्रचलन में चल रहा है वो है इंग्लिश मीडियम स्कूल। जबकि उन बच्चों को बस इतना आता है कि हाँ मैडम जी हम वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम से आ रहे हैं, जहाँ तक मेरा पकड़ है। और हाँ, अंग्रेजी में अगर बात की जाए तो वो पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं। गांव की बात कर रहे हैं, अगर उनसे कोई बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो हिंदी में बात करते। तो उसका कारण है कि उनका जो परिवेश होता है वो हिंदी वाला है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ। तो पहले आप समझ लीजिए हमारी जो एक दादी है, वो दादी है संस्कृत दादी। उस दादी से थोड़ा सा विकास हुआ, थोड़ा सा विकास। मतलब वो हमारी जो दादी है ना, वो परदादी है। उस परदादी से हमारी हुई एक पाली भाषा, कहते थे पाली भाषा। ये जो हुई, ये भगवान बुद्ध के जितने भी संस्करण पढ़ने को मिलेंगे, उस समय की जितने पुस्तकें लिखी गई वो पाली भाषा में लिखी गई। तो कहीं कहीं डिबेट होता है कि पहले संस्कृत है या पाली है, लेकिन हाँ संस्कृत को पहले माना जाता है कि संस्कृत हमारी दादी की दादी है। फिर आई पाली भाषा। पाली भाषा का बिगड़ता हुआ रूप, जो रूप बदल रहा है, वो रूप बदल कर क्या लिया, अप्रभंश लिया। अप्रभंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। अप्रभंश के बाद एक शब्द बनता है अवहट, और ज्यादा बिगड़ा हुआ रूप। फिर जो प्राकृतिक हिंदी है, जो गांव में टूटी फूटी खड़ी बोली में कहा जात है रे, का खात है रे, चला रे, हाँ बे, का बे, ये जो है ना सब खड़ी भाषा में। अगर कोई गांव में कहे का रे, तो कहेंगे आई बहिनी आपको पता नहीं, अब खड़ी भाषा में बोल रही है। ये होती है खड़ी बोली, ज्यादातर अभी भी बोली जाती है। जैसे ब्रज में कोई है तो कहते हैं मेणु छेड़ना, मतलब मुझे परेशान मत करो। कहने का अर्थ है डिंगल पिंगल। इन भाषाओं से हमारी जो हिंदी जन्म लेने वाली थी वो जाकर के राजस्थानी हिंदी, भोजपुरी में बिहार की मगधी हिंदी, ये सब धीरे धीरे नया रूप लेकर आने लगी और हिंदी को जन्म दिया। हिंदी जब जन्म ली तो हमारे लगभग 1600 वर्ष बीत चुके थे।
छठो 627 ईस्वी पूर्व और 1000 इधर लगभग, जब 1600 बीत चुके थे, तो कहने का अर्थ है मोटा मोटा 1050। ये जो 1050 कहने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिन्होंने हिंदी इतिहास का काल विभाजन किया। उन्होंने जब काल विभाजन किया तो उन्होंने बताया कि भैया हिंदी का काल विभाजन 4 भागों में किया जा सकता है। हालांकि हिंदी काल विभाजन को करने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी हैं, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी हैं, और सर्वप्रथम जो किए थे उनका नाम है गारसा दातासी भी है, और जॉर्ज ग्रियर्सन भी हैं। तो इन्होंने जब किया, तो जिसमें सबसे प्रसिद्ध किसी का हुआ वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हुआ, जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन कहा जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ। उन्होंने बताया कि भैया जो सर्वप्रथम है वो है 1050। हिंदी का विकास कब से हुआ, हिंदी के ग्रंथ कब से पाए जाने लगे, 1050। 1050 से लेकर के 1375 तक हिंदी साहित्य का आदि काल माना जाता है। कहने का मतलब जो पुराने वाले बाबा दादा जो हमारे लिख रहे हैं, तो वो आदि काल में आते हैं। समझ रहे हो आप। उसके बाद आया भक्ति काल। भक्ति काल तो आप भी जानते हैं 4 भागों में बढ़ गया। पहला जो हुआ ज्ञानाश्रय, पहले ज्ञानाश्रय न समझिए, पहले छोटा सा समझिए। जो हमारा भक्ति काल है वो 2 भागों में बढ़ गया, 1 बटा निगुण, 1 बटा सगुण। अब निर्गुण वाला जो है वो कह रहा है भैया मैं ब्रह्म को तो मानता हूं, लेकिन मैं ब्रह्म को देखा नहीं हूं, और मैं जिस ब्रह्म को देखा नहीं हूं, मैं उस ब्रह्म का साक्ष्य रूप नहीं कहूंगा, लेकिन हूं, है जरूर। और जो सगुण वाले हैं वो कहते भैया हमारे ब्रह्म तो एकदम जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, सब कुछ होते हैं। और इन दोनों में बहुत ज्यादा डिबेट रहा। ये कह रहे हैं मेरा ब्रह्म निर्गुण है, और निर्गुण कहने वाले पहले कौन हुए, कबीरदास। कबीरदास इस चीज के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कि निर्गुण काव्य धारा में जो है ज्ञानाश्रय, ज्ञान से जो सिद्ध किया वो हुए कबीरदास। उन्होंने कहा कि मेरे जो भगवान है वो निर्गुण है, वो दिखाई नहीं देते। हालांकि रामचरितमानस में कहीं कहीं निर्गुण दिखाई देते हैं, वो कहीं कहीं लिख भी देते हैं कि पग बिन चलई सुनई बिन काना, उनके पग नहीं है, कान नहीं, लेकिन सुन रहे हैं। और ऐसे कबीरदास भी कह रहे हैं कि मेरे जो भगवान हैं वो एकदम निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म उपासक। मैं अपने निर्गुण ब्रह्म उपासकों को कभी देखा नहीं, लेकिन है जरूर। उसके बाद निर्गुण में एक और व्यक्ति हो गए जिनका नाम जायसी था, जो सूफी संत कहलाए। उन्होंने लिखा पद्मावत, अखरावट, अखरी कलाम। ये हमारे सिलेबस में भी आने वाला है, एमए के, और एक कंपटीशन एग्जाम में भी आने वाला। आज हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर दे रहा हूँ। फिर क्या हुआ, इधर जो सगुण काव्य धारा में थे, इनकी 2 धाराएं हो गई। पहली 2 धारा हुई वो हुए भैया हमारे तुलसीदास। तुलसीदास के पास मसौदा तो पहले से था, लेकिन कुछ धक्का लगा और ये तुलसीदास हो गए। कहते हैं कांटे से कदली फले, सींचे से मुरझाए, और तुलसी लगी पहाड़ पे, राम भरोसे हरियाए। कहने का अर्थ ये है कि जो तुलसीदास जी हैं, अपने पत्नी के मोह में सिर्फ क्या करते थे, पत्नी पत्नी, नारी 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 नारी। लेकिन इनकी पत्नी ने कहा भैया जितना प्रेम हमसे करते हो, अगर भगवान से करते तो शायद तुमको भगवान मिल जाते, और इन्होंने ये कर दिखाया। इनकी पत्नी ने कहा कि अष्टचर्म मम देह से इतने करते प्रीति, और इतनी करते भगवान से मिल जाते भवभीत। अब भाई इनको लगा कि भाई पत्नी को छोड़ो, और पत्नी को सबसे बड़ा गुरु माना, और ये फिर चले गए। इनके गुरु हुए नरहरि दास, और ये वहां पे खूब पढ़े। खूब पढ़ने के बाद इनके मन में विचार आया कि मैं रामचरितमानस को, जो रामायण है, उसमें से थोड़ा थोड़ा मैच करके कुछ अपने हिसाब से पढ़ के और मैं उसमें लिखूं, जिसमें छंद, श्रोठा, दोहा, चौपाई का एकदम भर भर के भरमार किया, और श्लोक भी साथ में, और 7 कांडों से मिलकर के एक रामचरितमानस को तैयार किया। ये रहे हमारे सगुण भक्ति काव्य धारा के पहले। दूसरे हुए सूरदास जी। सूरदास जी जो हुए, इनको भी नारी से बहुत प्रेम था, नारी से प्रेम था, नारी को कुछ कष्ट मिला, इनको लगा कि अगर मेरी आंखें ना होती तो मैं नारी के चक्कर में ना जाता। कहानी इनकी भी बड़ी विलक्षण है। ये ऐसे थे कि इनको एक वेश्या से प्यार हो गया, और जब प्यार हुआ तो इनकी पिता की मृत्यु हो रही थी। लोगों ने इनको बुलावा भेजा और कह रहे जाने दो, पिता होंगे, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ। और वहां पे क्या हुआ भैया, वहां पे वो नहीं आए। दूसरे दिन जब उनके आए तो उनके पिता की अंतिमता संस्कार हो चुका था। उनको लगा कि अगर मेरी आंखें ना होती
तो मैं ये सब कुछ ना करता। उन्होंने अपनी आंखों में गरम गरम सूल खोस। उसके बाद क्या था, कबीर सूरदास जी थे, उनको बताया जाता है कि भगवान कृष्ण खुद आकर के कहते थे कि ऐसे लिखो वैसे लिखो, और उन्होंने 3 महान ग्रंथों को लिखा, जिसका नाम सूर सागर, सूर सागर और सूर सारावली और साहित्य लहरी। गांव में एक कहावत है कि सूर सागर साहित्य लहरी सूर सारावली, श्री कृष्ण की बाल छप्पर लेखनी अनुपम चली। फिर हमारा भक्ति काल धीरे धीरे खत्म हो रहा था, ये बूढ़ा भी हो रहा था। अब आने वाला था रीत काल, और रीत काल जो आया वो आया 1700 से 1900 के बीच का समय। 1700 में क्या हुआ था, हिंदी का विकास भर भर के हो चुका था, ब्रज में भी खूब ज़्यादा भाषा, ब्रज भाषाओं में भी खूब ज़्यादा लिखा जा चुका था, और हिंदी भाषा में भी खूब लिखा जा चुका था, अवधी में खूब लिखा जा चुका था। अब क्या था, अब जो कवि आ रहे थे उनके पास खूब कसके मसौदा भी था, अलंकार भी था, रस भी था, छंद भी था, दोहा भी थी, चौपाई भी थी। और इसी तरीके से पहले जो कवि हुए उनका नाम हुआ रीतबद्ध। जो रीतबद्ध हुए रीत काल में, उनका काम था क्या था, वो रीति के हिसाब से चलते थे। उनके जो काव्य हुए, उन काव्यों में रीति दिखती। जैसे पद्माकर जी थे, जिन्होंने जब लिखा तो उसमें दिखा कि छंद भी है, अलंकार भी है, और एकदम एकदम सही तरीके से, ज्ञान तरीके से उसको लिखा गया। उसके बाद क्या हुआ भैया, उसमें रीतबद्ध के लिखने के बाद एक कवि हुए रीत सिद्ध वाले। फिर रीत सिद्ध में जो सबसे प्रसिद्ध कवि हो, उनका नाम है बिहारी लाल, और उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक क्या नाम आप भी जानते हैं, बिहारी सत्साई। उन्होंने 700 दोहों का दोहा, छंद, रमेनी सब मिला के एक बढ़िया पुस्तक लिखी, जिसको बिहारी सत्साई के नाम से जाना जाता है। जिसके जो दोहा हैं भाई, अंतिम सत्य वही माना देता है। लोग तो उनको यहाँ तक कहते हैं कि उनके एक एक दोहे एक एक ग्रंथ के समान है। किसी कवि ने कहा है कि सत्य सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। और उन्होंने उनके दोहों को आप पढ़ को मैं सुनाता हूँ। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं नैनन से दो बात। एक कमरे के अंदर बंद है एक नायिका और नायिका, नायक और नायिका दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और आवाज नहीं हो रही, और आंखों आंखों से सारी बातें हो जा रही हैं। जैसे कि तुम खाना खाए, हाँ खाए, हम भी खा लिए, अच्छी ठीक है, दूसरा कोई जान भी नहीं पा रहा कहाँ। पूरे रूम के अंदर एक भ्रमर भी नहीं भनक रहा है, और दोनों के बीच में बातें हो रही। ऐसे श्लोक लिखने वाले बिहारी लाल जी हुए। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करती है नैनन से दो बात। अब हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे। रीत काल हमारा जो था ना खत्म हो रहा। अब जो हमारा आया उसको कहा जाता है आधुनिक काल। 1900 के बाद लग गया आधुनिक काल। अब आधुनिक काल के जो कवि हुए, वो अब सिर्फ पद पद नहीं लिखते थे, वो गद्य भी लिखने शुरू कर दिए। जो गद्य काव्य शास्त्र है उसको भी लिखना शुरू कर दिया, पद्य काव्य शास्त्र उसको भी लिखना शुरू कर दिया, और चंपू शास्त्र को भी लिखना शुरू कर दिया। अब चंपू क्या है, चंपू कहते हैं जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों समाहित हो, जिसमें सबसे पहले चंपू शास्त्र जो हुआ राउरकेला नाम से हुआ। अब हम समझते हैं गद्य और पद्य दोनों में खूब कस के लिखा गया, जिसमें पहला जो गद्य का लिखा माना जाता है परीक्षा गुरु, फिर जी भर के लिखाई हुई। तो ये हमारा था हिंदी का जन्म। हिंदी का जन्म कैसे हुआ आपको पता चला होगा। हालांकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस के दिन पर इतना इतना जानकारी होना चाहिए। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय दोस्त। मैं मोहित कुमार, मिलूंगा अगले क्लास में।